मैं संजय कुमार पटेल, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ABO के पद में हूं अभी। और आप नया घोटुल कोचिंग के माध्यम से क्लास में फिर हम मिलते हैं। चलिए आज सीखेंगे हम अखिल भारतीय जो शिक्षा परिषदों का जो गठन की बात हुई थी, जिसमें हम NCERT, NCTE, UGC और ऐसे तमाम जो अखिल भारतीय शिक्षा परिषदों का गठन शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है और क्या उनकी उद्देश्य हैं, उनकी स्थापना के पीछे क्या लक्ष्य रखा गया है और उनके क्या कार्य हैं, वो किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसके बारे में इस सीरीज के बारे में आज हम आगे अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनियन ग्रांट कमीशन, UGC जिसको कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो सार्जेंट जो कमीशन है उसने 1944 में इसके संबंध में आपका सिफारिश की थी। आप लोग देखिएगा, सार्जेंट कमीशन ने एक सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है, उसका गठन किया जाना चाहिए, ये बात कही गई थी। फिर उसके पश्चात 1946 में राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ, जो विश्वविद्यालय आयोग जिसको कहा जाता है, और उनके द्वारा भी यह सिफारिश की गई थी कि ऐसी एक संस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उच्च शिक्षा के स्तर पर मानकों, मानदंडों को तय कर सके और उसके संबंध में अपने जो है सरकार को सिफारिश या सलाह परामर्श देने का कार्य करे। 1946 में आपका राधा कृष्णन आयोग के द्वारा यह बातें कही गई थी। उसी के तारतम्य में 1953 में UGC का जो है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया और यह गठन पूरी तरह से औपचारिक नहीं था, शुरुआत था। उसके पश्चात 1956 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिनियम के द्वारा वैधानिक दर्जा देते हुए इसको एक संस्था के रूप में औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। UGC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसके 6 क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा। 6 क्षेत्रीय कार्यालय में, जिसमें पहला है आपका पुणे है, दूसरा भोपालपट्टनम है, फिर कोलकाता है, और उधर हम जाएं पूर्वोत्तर भारत की ओर तो गुवाहाटी है, और दक्षिण भारत में हमारा हैदराबाद और बेंगलुरु। इस तरह से 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय के इसके स्थान हैं या क्षेत्र हैं जो स्थापित किए गए हैं, जो इनको सहयोग करते हैं और इसके माध्यम से हमारा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो पूरी तरह से कार्य करता है। आगे देखते हैं। इसका जो ध्येय वाक्य है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो ध्येय वाक्य है, ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, यानी ज्ञान और विज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्त होती है या मोक्ष की प्राप्त होगी, ये उसका जो ध्येय वाक्य दिया गया है। इसके उद्देश्य या कार्य को देखें मित्रों, तो चूंकि आप नाम से ही जानते हैं, उसमें नाम में ही लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यह क्या काम करेगी? यह जो आयोग है विश्वविद्यालयों को सबसे पहले तो या उससे संबंधित महाविद्यालयों को मान्यता देने का काम करेगी। इसका काम है मान्यता देना। दूसरी, महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना, नाम में ही उसका है। दूसरा है आपका अनुदान प्रदान करना। जाहिर सी बात है कि ऐसी संस्था या ऐसा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो मान्यता प्राप्त है UGC से, उन्हीं संस्था को UGC क्या करती है? अनुदान देने की सिफारिश करती है या अनुदान प्रदान करने के लिए परामर्श देता है। तीसरा है आपका विश्वविद्यालयों के शिक्षा, परीक्षा व अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करता है।
यानी टोटल ये क्या करती है, उच्च शिक्षा से संबंधित होने के कारण विश्वविद्यालय के शिक्षा परीक्षा और उसके संबंध में अनुसंधान और उसके संबंध में जो भी मानक है, मानदंड है, उसको यह तय करती है। चौथा है आपका सरकार के सलाह देना। सरकार को क्या करती है, ये सलाह देती है, सरकार को सलाह देती है उच्च शिक्षा के संबंध में कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे नियम कानून होने चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो और हम समय के साथ उसमें गुणात्मक सुधार भी ला सकें। पांचवा अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में समानता बनाए रखना। यानी पूरे भारत में जो उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से आपके मित्रों समान होनी चाहिए, यानी उसमें एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट में अलग है, अलग अलग यानी विविधताएं हैं, काफ़ी असमानताएं हैं, ऐसा ना हो, उसमें एक समरूपता हो, इस बात पर वह ध्यान देती है। फिर है अगला जो कार्य है, उद्देश्य है उच्च शिक्षा के प्रत्यायन का कार्य यूजीसी के अन्य जो 15 संस्थान हैं उनके द्वारा भी किया जाता है और यह 2000 मतलब आपके प्रत्यायन का कार्य जो है 9 से प्रारंभ हुआ है। प्रत्यायन शब्द निश्चित रूप से आपको एक नया लग रहा होगा। प्रत्यायन को इंग्लिश में हम कहते हैं तो सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेशन कहा जाता है, यानी उच्च शिक्षा के प्रत्यायन का कार्य करती है। यानी विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों को जो ग्रेडिंग देने का भी जो काम एक संस्था जिसको बोलते हैं नेक, नेशनल आपका जो असेसमेंट एक्रीडिटेशन कमिटी जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा जो विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों को क्या किया जाता है, ग्रेडिंग दिया जाता है, उसी प्रत्यायन की बात की कही जा रही है। वो भी यूजीसी के थ्रू ही एक संस्था है नेक, उसके द्वारा ये काम किया जाता है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें, इसके कार्यकाल की बात करें तो इसके अध्यक्ष जी के कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मित्रों, तो आप किसी भी चीज़ों को जब पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले उसके नाम में ही अर्थ होता है। उसके नाम को, उसके शब्दों के संधि विच्छेद के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसके अर्थों को, उसके मोटिव को, उद्देश्य को समझने में आपको निश्चित रूप से सहायता होगी और आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसमें जैसे एक है आपका AICTE बोला जाता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और यूजीसी को मार्च 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD के द्वारा यह कहा गया कि यूजीसी जो है अपने कार्यों में पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं है वर्तमान समय के अनुसार, इसलिए इसको समाप्त करके कुछ नया संस्था गठन की जाए, लाया जाए, यह मंतव्य रखा गया और उसी मंतव्य के आधार पर यूजीसी व AICTE को समाप्त कर यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को समाप्त कर उच्च शिक्षा नियामक बनाने जा रही है। यानी एक ऐसी संस्था जो उच्च शिक्षा के संबंध में नियम और कानून को वर्तमान परिदृश्य में बनाए और उस पर कार्य करे। वह संस्था का नाम, उसका नाम है हीरा। इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसका पूरा फुल हम देखें हम लोग तो हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। हीरा, H का हायर है और आपका E का एजुकेशन है और एक E है जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, R का आपका रेगुलेशन और R का आपका एजेंसी की बात होती है। ये पूरा इनका नाम है। यह क्या करेगी, उच्च शिक्षा के संबंध में वर्तमान परिदृश्य में जो भी नए परिवर्तन की आवश्यकता है, समय के साथ जो कानून पे परिवर्तन होगा या मानकों पे परिवर्तन होगा विश्वविद्यालय के, उन मानदंडों पे परिवर्तन की बात करें, वो सारे पाठ्यक्रम हर चीज़ों के पूरा निर्धारण के लिए इसको गठन की बात कही जा रही है।
यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें हम लोग तो एमजे जगदीश कुमार जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसको हो सकता है देखिएगा आपके परीक्षा के समय में चेंज भी हो सकता है, परंतु आप इसको अभी वर्तमान में एमजी जगदीश कुमार जी हैं। यह है। आगे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी ये एक दूसरी संस्था है। यूजीसी के बारे में मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करूंगा। यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम से ही है। यह संस्था क्या करती है? विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों को मान्यता देने का काम करती है। दूसरा, अनुदान प्रदान करने का काम करती है। तीसरा, पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के परीक्षा, शिक्षा और पाठ्यक्रम और उसके अनुसंधान के मानकों को बनाए रखने में, उसमें समरूपता लाने में भी यह कार्य करती है। अगला जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है जिसका गठन जो है आपका 1961 में 1 सितंबर 1961 में स्थापना हुई। 1 सितंबर यानी 1/9 ही बनता है, जैसे ना सितंबर को हम माह के रूप में अंक के रूप में बदलें तो 9 आता है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि 1 सितंबर यानी 1961 को इसकी स्थापना हुई। इसका कार्य क्या है? जैसे हमने यूजीसी में देखा हुआ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है या परामर्श दे रहा है सरकार को और उसके पाठ्यक्रमों मान्यता अनुदान की बात कर रही है, तो यहाँ हम देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या करती है, जो प्राइमरी शिक्षा पे पूरी तरह से पाठ्यक्रमों का निर्माण, उसके शिक्षा प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ों को पे कार्य करती है। इसके कार्य को देखें हम लोग तो यह स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहायता एवं परामर्श देने की एक स्वायत्त संस्था है। ये प्रश्न पिछले जो एबीओ की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी संस्था है जो प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए स्वायत्त संस्था है? तो देखिए स्वायत्त संस्था है, ये शब्द को लेकर उस परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा, तो एक बार कार्य को फिर देखें, यह क्या करती है? स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, कैसी सुधार? गुणात्मक सुधार हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों पर, यानी हमारी जो पॉलिसी है और उस पॉलिसी को कैसे हम क्रियान्वित करेंगे उस पर जो है क्या करती है? सहायता व परामर्श देने का कार्य करती है। और यह एक क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसका ध्येय वाक्य देखें हम तो इसके ध्येय वाक्य में है विद्या अमृत मश्नुते या विद्या अमृत मनुष्यते। यह जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि विद्या से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईशावास्योपनिषद जो उपनिषदों में प्रथम उपनिषद माना जाता है, जो ईश्वर के सबसे करीब माना जाता है, इसीलिए उसके नाम से यह ईशावास्योपनिषद, उसी से यह लिया गया है। यानी इसका अर्थ है मनुष्य विद्या के द्वारा ही अमृत या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कौन सा उपनिषद है? तो आपका ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। अच्छा, इसकी लोगो की बात करें हम, लोगो मतलब आप देखिएगा इसमें एक एनसीईआरटी में इस तरह से लोगो रहता है। ये जो लोगो है इस तरह से जो लोगो एक लिया जाता है, इसको ये लोगो आपके अशोक के जो शिलालेख है जो कर्नाटक के रायचूर में मिला है, रायचूर से प्राप्त शिलालेख में मित्रों वहाँ से इस लोगो को लिया गया है। ये पूरा लोगो को लिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन अधिक का स्तर जो बढ़ा हुआ है, इसलिए हम देखिए कंपटीशन के स्तर का बढ़ने से क्या होता है, परीक्षा महत्वपूर्ण चीज़ों से ही पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कि बेकार या फालतू चीज़ों को पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही पूछा जाता है, परंतु उसमें थोड़ी सी डीपली पूछी जाती है, अंदर चला जाता है। तो आप इस लोगो को देख रहे हैं, ये जो लोगो है ये कहाँ से लिया गया है? कर्नाटक जिला, जिसमें कर्नाटक राज्य के जिला रायचूर आपका इसमें आप ये लिख लीजिए रायचूर,
रायचूर से प्राप्त शिलालेख से लिया गया है। अच्छा, ये शिलालेख किसका है? तो ये शिलालेख है सम्राट अशोक, जिसको, ठीक है, सम्राट अशोक के प्राप्त शिलालेख जो कर्नाटक के रायचूर से प्राप्त हुई है, उससे यह लोगो लिया गया है। एनसीईआरटी नाम से ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह क्या कार्य करती है, या इसके जो उद्देश्य कार्य क्या है? स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहायता एवं परामर्श देने या सलाह देने के एक स्वायत्त संस्था है। ध्येय वाक्य है, क्या है? विद्या अमृत मनुष्यते। अर्थ आप जान रहे हैं कि इस विद्या से ही अमृत या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है मनुष्य, और यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसकी जो लोगो है, ये लोगो जो है कर्नाटक के प्राप्त शिलालेख सम्राट अशोक के जो शिलालेख से उससे लिया गया है। अगला चलते हैं हम, एनसीईआरटी के जो घटक हैं या उसके जो इकाई है और उसके क्या कार्य हैं उस पर हम देखते हैं। तो एनसीईआरटी और उसके जो घटक इकाई हैं, वो घटक इकाई आगे हम देखेंगे जाके, वो सभी मिलकर क्या करते हैं? तीन जो मोटा मोटी काम करते हैं। पहला है शोध, रिसर्च पे बात करते हैं। तीसरा है प्रशिक्षण, और दूसरा है प्रशिक्षण, और तीसरा है आपका प्रसार की बात करते हैं। इन तीनों पे ही इनके पूरे कार्य या उद्देश्य जो है पूरा केंद्रित होता है। पहला है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना। ये जो है न्यूपा के माध्यम से किया जाता है। आगे चले पढ़ेंगे हम लोग। ये न्यूपा भी एक संस्था है जिसको पहले वो नीपा था, बाद में न्यूपा हुआ, फिर नीपा हुआ, और उसके क्या महत्वपूर्ण है कार्य है, ये सब चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना न्यूपा के द्वारा। फिर है अगला मॉडल पाठ्यपुस्तक, फिर है पूरक सामग्री, समाचार पत्र पत्रिकाओं को तैयार करना और उसका प्रकाशन करना या उसको प्रकाशित करना। ये किसका काम है? एनसीईआरटी का है। मॉडल पाठ्यपुस्तक यानी इस पाठ्यपुस्तक अन्य जो राज्य सरकार हैं, जो राज्यों के द्वारा वो एक मॉडल के रूप में हो, ऐसी वो पाठ्यपुस्तकों को निर्मित करती है, उसकी पूरक सामग्री भी बनाती है और उस समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना उसका प्रमुख कार्य है। अगला है शैक्षणिक किट यानी जो वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा के परिदृश्य में शैक्षणिक किट, मल्टीमीडिया और डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना, यानी नए नए तकनीकी माध्यमों को कैसा उपयोग कर सकते हैं हम, उसको टीचिंग एड्स के रूप में हो, चाहे शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में हो या कक्षा शिक्षण के क्षेत्र में हो, वो कैसे उपयोग कर सकते हैं, अनुप्रयोग करेंगे, उस पर वो काम कर रही है। अगला तीसरा जो है शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना है। जैसे शब्द में है रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, तो प्रशिक्षण का कार्य भी जो है एनसीईआरटी करती है। चौथा है आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों तथा प्रयोगों का प्रचार प्रसार करना, यानी नए नए टीचिंग मेथड्स, नए नए टीएलएम, नए नए शिक्षण विधि प्रविधि, इन सारे चीज़ों का, तकनीकों का जो है प्रचार प्रसार करना, उसका प्रयोग करने का कार्य भी एनसीईआरटी करती है। अगला बिंदु है शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ साथ मिलकर द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देश यानी विभिन्न देशों में जो शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां हो रही हैं, जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो नवाचार हो रहे हैं, उनको मिलकर उनके साथ क्या है आदान प्रदान करना, द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, नए नए प्रेक्षकों को हम जान सकें। ये जो है एनसीईआरटी का उद्देश्य है। आगे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के जो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं जो उस पर बात करेंगे हम लोग। तो पहला है आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली में जिसका मुख्यालय है। दूसरा है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET,
जिसको कहा जाता है, वो भी उसका मुख्यालय भी कहाँ है मित्रों, नई दिल्ली में है। तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में है। इसको भी पूछा गया प्रश्न है, इसको भी पूछ चुका है, पहले एबीओ जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो वो भोपाल में है। अगला है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, 4 इसमें देखते हैं, जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान 5 है, वो 5 कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अजमेर, ये राजस्थान। दूसरा है मध्य प्रदेश के जो शहर है भोपाल। तीसरा है पूर्वोत्तर भारत में देखें हम लोग तो शिलांग है। उसके बाद उसी के नज़दीक आपका उड़ीसा जो तटीय हमारा राजधानी है वो भुवनेश्वर है, और फिर मैसूर है। इस तरह से 5 इसके क्या हैं, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थान हैं। इसको आप अगर याद करना चाहें, कोड बनाना चाहें तो ABC और भू में क्या है, एनसीईआरटी है के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ए से अजमेर है, बी से भोपाल आप कर सकते हैं, सी से शिलांग आप जनरली एक टैग करने के रूप में, कोडिंग के रूप में कर सकते हैं। उसके प्रकार भू से भुवनेश्वर है, मैं से मैसूर है। इस दृष्टि से अगर हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की देखें तो आपका पश्चिम में कौन है, अजमेर है। तो पूर्व में कौन है, पूर्वोत्तर में तो शिलांग है। उसके बाद पूर्वोत्तर में शिलांग है, और पूर्व में फिर भुवनेश्वर है। बीच में मध्य में कौन है, भोपाल है। और दक्षिण में कौन है, तो इस तरह से मैसूर है। इस प्रकार 5 क्षेत्रीय संस्थानों के द्वारा एनसीईआरटी क्या करती है, अपना जो उद्देश्य है, अपने कार्यों के उद्देश्य को फुलफिल करने में काम करती है। आगे चलते हैं हम। इस प्रकार हम देखें तो पहला जो संस्था था क्षेत्रीय, जो उसके घटक इकाई थे, जिसमें NIA यानी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये जो है वो उसका काम क्या है, शोध करना, रिसर्च करना। आपका रिसर्च पे बात कर रही है। दूसरा है आपका प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग पे बात कर रही है। तीसरा है आपका संगोष्ठी यानी कि सेमिनार पे बात कर रही है। और चौथा है आपका कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन करना। किसका, रिसर्च। दूसरा है आपका ट्रेनिंग, RT यानी रिसर्च ट्रेनिंग, S का सेमिनार, W का वर्कशॉप। यानी इसको आप कोडिंग मेथड में इस प्रकार से कर सकते हैं, RTSW इस पर फोकस करती है। यानी रिसर्च ट्रेनिंग सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन करती है कौन, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। ठीक है। नवीन चिंतन शैली का विकास करना है, यानी जो हमारी जो चिंतन की शैली हो, हम जो हमारा जो सोच हो, व्यू हो, वो कैसी हो, नवीनता पर आधारित हो, और उसको देखकर हम उस प्रकार की शैली को इजाद करें शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर वो कार्य करती है। दूसरा जो शैक्षिक संस्थान है जिसमें हम देखें केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान CIET, यह जो है एनसीईआरटी की एक घटक इकाई है, और यह इसको बनाया गया है। पूर्व में जो है आपका तकनीकी केंद्र और शिक्षा साधन विभाग, इन दोनों को मिलाकर केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान आपका बनाया गया। इसका स्थापना 1984 में हुआ, और इसका काम क्या है, यानी केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्था या संस्थान। ठीक है। तो देखिए तकनीकी शब्द से जुड़ा हुआ है, शैक्षिक तकनीकी मतलब ये क्या करेगा, सस्ते तकनीकी सामग्रियों का विकास करना, यानी ऐसे तकनीकी साधन मित्रों जो सस्ता हो, जिससे पढ़ाने में बहुत इजी बच्चों को समझ में आए, जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो, और एफिशिएंसी यानी उसकी जो पढ़ाने की जो प्रभावता है या अधिगम स्तर में जो बच्चों को अधिक से अधिक वो सपोर्ट कर सके, ऐसे चीज़ों को वो क्या करती है, विकसित करने का काम करती है। यानी सस्ते तकनीकी सामग्रियों का विकास करना इसका काम है केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का। तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। इसकी स्थापना 1994 में हुई, 10 साल बाद यानी 84 के बाद 94 में व्यावसायिक शिक्षा पर हम आ जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें हम लोग तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण, ध्यान दीजिएगा मित्रों,
माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण को वास्तविक रूप देना, और दूसरा है कार्य शिक्षा में सुधार का कार्य करना। ठीक है, ये पहले इसके दो इस तरह से है। पहला है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण को वास्तविक रूप देना, और दूसरा है कार्य शिक्षा यानी वर्क एजुकेशन जिसको कहा जाता है, उस पे वर्क एजुकेशन में सुधार का कार्य करना। जो वर्तमान में जो मेक इन इंडिया के आधार पर जो सोच है, और वर्तमान में जो रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, उसमें भी क्या किया गया है, व्यवसाय के यानी जो व्यवसाय को स्किल बढ़ाने के लिए उसमें शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान यानी महत्वपूर्ण जोर या फोकस किया गया है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। इसको अब जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा मित्रों। इस प्रकार से हम ये जो 3 क्षेत्रीय जो उसके घटक इकाई हैं किसके एनसीईआरटी के, उसके माध्यम से वो कार्य करता है। अगले बिंदु देखते हैं हम लोग। फिर है चौथा जो है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो जिसमें हमने अजमेर की बात की, और मध्य भारत में भोपाल है, और पूर्वोत्तर में शिलांग है, और फिर भुवनेश्वर है, और उसके बाद दक्षिण भारत में मैसूर है। ये जो क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से क्या करती है एनसीईआरटी, विषय वस्तुपरक और शिक्षण विद्यापरक। ये विद्या शब्द है, इसको थोड़ा सा आप ये करिएगा। हाँ, विषय वस्तुपरक और शिक्षण विद्यापरक जो पाठ्यक्रम 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है और उसको प्रदान करती है। 4 वर्षीय अध्ययन पाठ्यक्रम चलाते हैं, जिससे बीए बीएससी और प्लस बीएड, ठीक है, बीए बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड उपाधि जो है प्रदान की जाती है, जिसमें छात्र या जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, पढ़ते हुए उन विषयों को, जिन विषय को वो पढ़ रहे हैं उन विषय को पढ़ते हुए भी विद्यालय में उसको पढ़ाया कैसे जाएगा, उसको कैसे पढ़ाना है, वो चीज़ों पर जो है अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाता है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के द्वारा, जिसके जो 5 हैं। अगली जो प्रमुख कार्यक्रम की बात करें हम, जो एनसीईआरटी के द्वारा प्रमुख कार्यक्रम किया जाता है वो देखें तो आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो है ये आयोजित की जा रही है। इसको आयोजित किया जाता है, और इसमें कौन 10वीं कक्षा 10वीं में जो अध्ययनरत छात्र है वो क्या करता है, इस परीक्षा में भाग लेता है। मित्रों, इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को हम देखें तो यह जो है 2 चरणों में आयोजित होती है। पहला चरण में जो आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो नियामक बोर्ड है या प्राधिकरण है, उसके माध्यम से राज्यों पर विभिन्न जो है राज्यों पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। प्रथम चरण की बात करें तो इसमें क्या कर रही है, NTSE राज्य स्तर पर ले रही है, ये राज्य स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करती है। और दूसरा चरण की बात करें हम लोग, द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें क्या करती है, NCERT पूरे नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर यह परीक्षा आयोजित करी है। इसमें जो चयनित यानी प्रथम चरण में जो विद्यार्थी चयनित होते हैं उन विद्यार्थियों को एक साथ पूरे विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय चरण में एनसीईआरटी परीक्षा आयोजित करती है। और इसमें से 2000 जो रैंक प्राप्त करते हैं, 2000 से ऊपर सभी विद्यार्थियों को क्या करती है, 2000 यानी स्टूडेंट को 2000 स्टूडेंट को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता है और उनको छात्रवृत्ति स्कॉलर दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें 11वीं से लेके आपके 11th से लेके कॉलेज तक पूरे PhD स्तर तक आपका स्कॉलर दिया जाता है। इसमें 11वीं में 12,050 रुपया यानी 12,500 12,200
50 रुपया 1250 रुपया दिया जाता है, और प्रत्येक ये माह है ना। और उसी तरह से ये 11वीं 12वीं में कॉलेज में जब जाएगा वह छात्र, तो उसको पर मंथ 2000 देने का, छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, और ये समय के साथ परिवर्तित भी हो सकता है। अगला जो है आपका अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण जो है उसको ये एनसीईआरटी के माध्यम से कराया जाता है, जो शिक्षा में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, शैक्षणिक सर्वेक्षण होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। नाम से है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, यानी स्टूडेंट लोगों में विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, पर्यावरण को प्रति समझ विकसित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जो 1971 से किया जा रहा है। और 46वां जो हमारा 46 जो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इस तरह से हम देखते हैं तो 46वीं जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी जवाहरलाल नेहरू जो प्रदर्शनी है वो हमारे रायपुर में रायपुर में 2019 में होना था। 19 में ये आयोजित हुई, जिसमें 46 में, जिसमें विभिन्न प्रकार देशों से, विभिन्न देश नहीं, विभिन्न मतलब राज्यों से हमारे देश राष्ट्रीय स्तर पर स्टूडेंट आए थे, और वो जो है इसमें अपनी प्रदर्शन किया, अपने मॉडल्स प्रदर्शित किए, और पर्यावरण को लेकर क्या कुछ उनकी समझ है, विज्ञान साइंस को लेकर क्या कुछ समझ है उनकी, उन पे उन्होंने अपनी प्रदर्शनी आयोजित की। अच्छा, इस तरह से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के जैसे ही एक और परीक्षा जिसको पूछ सकता है परीक्षा में, जिसको कहा जाता है NSSME, ऐसे है आपका राष्ट्रीय साधन सह, उस परीक्षा का नाम है राष्ट्रीय साधन सह परीक्षा आपका परीक्षा कहा जाता है इसको NSSME। इस परीक्षा है ये जो है आपका NSSME, ये जो परीक्षा है 2008 से नियमित हो रही है। इसको भी केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका भी जो उद्देश्य है वो जो टैलेंट है, यानी जो विद्यार्थियों में जो योग्यता है उसको उभारने के लिए ये परीक्षा की जाती है। और ये जो इसमें जो 8वीं में अध्ययनरत, जैसे हमने देखा इसमें कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो है परीक्षा देता है, इसी तरह से इसमें 8वीं में जो पास विद्यार्थी है आपका, वो जो है इस परीक्षा को देता है। और स्कॉलरशिप यहाँ से माध्यमिक यानी 9वीं से 9th से आपका शुरू हो जाता है, 9th से लेके 12th तक ये स्कॉलर दी जाती है। इसमें पर मंथ 1000 रुपये दिया जाता है स्टूडेंट को, या सेलेक्टिव जो स्टूडेंट है उसको पर मंथ 1000 रुपये के मानदेय से नहीं, स्कॉलर मानदेय नहीं कहना चाहिए, स्कॉलर के द्वारा विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये दो परीक्षाएं हैं आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाएं। अच्छा, इसमें इस परीक्षा में ये जो परीक्षा है इसमें NTSE परीक्षा में कोई भी शासकीय हो अशासकीय विद्यालय किसी भी स्तर पर अध्ययनरत जो विद्यार्थी है वो परीक्षा में भाग ले सकता है इसमें, परंतु इसमें केवल शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत जो स्टूडेंट हैं या
अनुसार या शासन के द्वारा पूर्णतः अनुदान प्राप्त जो संस्था है उन्हीं के स्टूडेंट ही क्या करेंगे, इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी ये राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य सूची प्रतियोगी परीक्षा जिसको कहा जाता है, उसमें वो शासकीय स्तर पर है, शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत स्टूडेंट के द्वारा दिया जाता है। जबकि इसमें शासकीय किसी भी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी जो है NTSC की परीक्षा दे सकते हैं। यह माध्यमिक स्तर पर के लिए है, तो यह माध्यमिक से लेके उच्चतर माध्यमिक से लेके आपके पूरे PhD तक यानी हायर एजुकेशन तक इसमें स्कॉलर दी जाती हैं। इस तरह से ये हमारे NCERT के जो कार्य हैं। अगली देखते हैं आपका एक अगला जो संस्था है वो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसका जो इसको बोलते हैं NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परीक्षा NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन शब्द में ही है मित्रों। आप शब्द को ही देख सकते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो शिक्षक शिक्षा। जैसे NCERT में क्या था, वो पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम पर आधारित था पूरी तरह से। पाठ्यक्रम को जो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करना उसका उद्देश्य था और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। परंतु यह पूरी तरह से शिक्षक शिक्षा पर केंद्रित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित करने के लिए एक समन्वित कार्य विकास के लिए एक संवैधानिक जो आपका निकाय की स्थापना की बात की गई थी और उसी के तहत जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम 1993 के तहत आपका संसद द्वारा 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त 1995 को जब देखिएगा 15 मिड डे मील जो कार्यक्रम शुरू होता है हम लोग का MDM मिड डे मील, ये 1995 में शुरू हुआ है। उसी समय मिड डे मील के जो जब शुरुआत होती है वो 15 अगस्त 1995 को शुरुआत हुआ था। उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। इस तरह से आप रिलेटिव करके याद रख सकते हैं डेटों को। MDM का 1995 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ योजना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, तो उसी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। उद्देश्य की बात करें हम लोग तो उस परिषद में ही उद्देश्य छिपित है अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना। किसके? अध्यापक शिक्षा के, यानी शिक्षक हमारा जब पूरी तरह से शिक्षित होगा, वेल ट्रेंड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, तभी वो अच्छे ढंग से हमारे स्टूडेंट को पढ़ाने में, कक्षा शिक्षण में वो स्किल्ड होगा, दक्ष होगा और उसकी जो बच्चों की फिर अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार में, लर्निंग आउटकम में वृद्धि होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका उद्देश्य है अध्यापक शिक्षा को नियोजित एवं और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना। दूसरा है अध्यापक शिक्षा के मानक और मानदंड को बनाए रखना, यानी उसके जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, वो अध्यापक शिक्षा के उसको बनाए रखना NCT का दायित्व है। NCERT 4 क्षेत्रीय समितियां, ये NCERT जो लिखा है ये NCTE है, इसको आप NCTE है, ये इसको देख लीजिएगा। NCTE की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बेंगलोर। यानी आप ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भोज, यानी भुवनेश्वर है, भोपाल है, जयपुर है और आपका बेंगलोर है। भूभोज कहाँ दिया जा रहा है? बेंगलोर में दिया रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के जो कार्यालय हैं, 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, उसके लिए वहाँ पर ये दिया जा रहा है बेंगलोर में। तो इसका भू से भुवनेश्वर है, भू से भोपाल है, जय से जयपुर है और बे से बेंगलुरु है या बेंगलोर है जिसको कहा जाता है। और इसी तरह से NCERT की हमने देखा था, NCERT की जो कार्यालय कहाँ कहाँ थे,
एनसीईआरटी में हमने देखा था कि आपके अजमेर में है, भोपाल में है, आपके शिलांग में है, उसके बाद भुवनेश्वर है और उसके बाद फिर बेंगलोर। इस तरह से हमने देखा था। ये एनसीईआरटी की सॉरी बेंगलोर नहीं, मैसूर में है ना, वो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय थे और इसके जो क्षेत्रीय समितियां हैं वो इसमें, और इन क्षेत्रीय समितियों को खास करके यूजीसी का कहाँ क्षेत्रीय समितियां हैं, एनसीईआरटी के कहाँ हैं और एनसीटी के कहाँ हैं, इन सब को आप कोडिंग मेथड से याद करेंगे तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना अधिकतर परीक्षाओं में इसको लेके कंफ्यूजिंग सवाल किए जाते हैं और ये फैक्चुअल होने के कारण थोड़ी सी भी अगर हमारी सही नहीं है याददाश्त तो हम गलत कर बैठते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। एनसीटीई के क्या और क्या क्या है? इसका कार्य है शिक्षण संस्थान को मान्यता देना। चूंकि यह शिक्षक के शिक्षा पर आधारित कार्य कर रहे हैं, इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थान यानी वे संस्थान जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षित करते हैं, उन संस्थानों को क्या करती है? मान्यता देना। इसका प्रथम ये है, लक्ष्य है, यह कार्य है। दूसरा है शिक्षण संस्थान को मापदंड और स्तर निर्धारित करना, यानी उनका क्या मापदंड होना चाहिए, क्या उनकी नियम और स्तर होने चाहिए, उसका निर्धारण करती है। अगला जो बिंदु है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संबंध में दिशा निर्देश, यानी उनका जो शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो और उनकी शिक्षण की विधियां कैसी हो, उसके संबंध में दिशा निर्देश देने का काम कौन करती है? एनसीटी करती है। फिर है अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना। व्यवसायीकरण को रोकना मतलब अध्यापक शिक्षा को व्यवसाय न बनाए कोई उसको, और उसमें मतलब उसके स्तर को गिराए नहीं, उसमें भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए रोकने के लिए जो है एनसीटी क्या है, उसका कार्य है कि अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना। इस प्रकार से एनसीटी के हमारे कार्य हैं। शिक्षण संस्थान को मान्यता देना, उनके संस्थान के मापदंड और स्तर का निर्धारण करना, उसके बाद है शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां प्रविधियों कैसी हो उसके संबंध में दिशा निर्देश देना, और शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना जो है एनसीटी का प्रमुख उद्देश्य है या प्रमुख कार्य है। इसका जो ध्येय वाक्य है, गुरु गुरुत्तमो धामः। अच्छा, यूजीसी का हमने देखा विज्ञान विमुक्तये, ये उनका ध्येय वाक्य था। एनसीईआरटी में क्या हमने देखा ध्येय वाक्य, क्या देखा? विद्यामृत मनुष्यते या मश्नुते की बात की है, और इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है आपका? गुरु गुरुत्तमो धामः, यानी गुरु क्या है? गुरुत्तमो यानी सर्वश्रेष्ठ जो है धाम है यानी तीर्थ है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, उसकी बात इसका अर्थ होता है। पत्रिकाओं का प्रकाशन, एनसीटीई कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है जो काफी महत्वपूर्ण है, इसको परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जैसे पहला है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, इस पत्रिका का वर्ष में 3 बार आपका अंतर्राष्ट्रीय ये पत्रिका है, शोध पत्रिका है, जिसमें इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन पे बात होती है, उसको प्रकाशित करती है। दूसरा है अन्वेषिका, जो राष्ट्रीय स्तर की जो शोध पत्रिका है, ये भी रिसर्च मैगजीन है, अन्वेषिका नाम से ही है, अन्वेषण शोध रिसर्च उस पे ही है, तो ये शोध पत्रिका है, ये भी वर्ष में 3 बार होती है, मई सितंबर और जनवरी मई सितंबर में प्रकाशित होती है। फिर है अध्यापक साथी, यानी शिक्षक साथी या अध्यापक साथी नाम से एक अध्यापक साथी के नाम से एक राष्ट्रीय जो जर्नल प्रकाशित की जाती है, वो भी वर्ष में 3 बार प्रकाशित की जाती है मित्रों। इस तरह से हमने देखा एनसीटी के क्या कार्य हैं और वह किस प्रकार के कार्यों को पूरी तरह से आपके कर रही है। अध्यापक शिक्षा के क्वालिटी या गुणवत्ता में कैसे वृद्धि हो और उस पे कैसे आपके व्यवसायीकरण को कैसे रोका जाए और हमारे शिक्षा में कैसे गुणवत्ता आए और शिक्षक कैसे ज़्यादा स्किल्ड हो, कैसे ज़्यादा उसके अधिगम स्तर प्रभावी हो, नॉलेजेबल हो, उस बातों पे ध्यान रखा जाता है।
ये मित्रों हमारे 16 अगस्त 2022 को ये जो हमारे सेलेक्टिव टीम के मार्गदर्शन में, मेहनत में, प्रयास के द्वारा ये बुक आपके समक्ष आ रही है, और आशा है आप इसको एक अच्छे सोर्स के रूप में उपयोग करिए। आप देखिए, क्योंकि इसमें हमारा पूरा अनुभव और हमारा जो पूरा मेहनत है, जो रिसर्च है, उसको हमने इसमें डाला है, ताकि आपको वह सफलता के लिए पूरी तरह से सहयोग करे, आपको मार्गदर्शन करे। इसी आशा और विश्वास के साथ ये घोटुल कोचिंग की प्रयास है। तो अगले बार हम फिर नए क्लास में नए इसी प्रकार के अखिल भारतीय और कौन कौन से शिक्षण परिषदों का गठन किया गया है, जैसे आपका न्यूपा है या नीपा जिसको कहा जाता है, नीपा से भी न्यूपा बना, उसके बाद फिर नीपा बना, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है और रूसा क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इस तमाम, और जैसे मैंने कहा कि नेक जो आपके कैसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों को जो ग्रेडिंग देने की एक संस्था है, नेक है, उसके क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, कैसे ग्रेडिंग करती है, ये सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हम अगले फिर कक्षा में वीडियो लेक्चर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे और उनके कार्य को। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी आशा विश्वास के साथ कि आपको ये समझ में ना आए, आप ज़रूर कमेंट्स भी करेंगे। आपको जो भी चीज़ें आवश्यकता होंगी या जो चीज़ें आप जान रहे हैं, इसी आशा के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।